जय हिंद साथियों, स्वागत है। तो आज के करंट अफेयर में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस फिर से इस वीडियो में कवर करेंगे। दैनिक समसामयिकी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर और 17 सितंबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इसको डेमोक्रेसी डे कहते हैं, जो कि 15 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। और इसे अभियंता दिवस, इसी दिन 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग डे भी मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, और इसको फर्स्ट बार कब मनाया गया? डेमोक्रेसी डे 2008 को मनाया गया। फर्स्ट बार, पहली बार जब मनाया गया 2008 में मनाया गया। और इसमें महासभा के द्वारा यह मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशनल महासभा के द्वारा इसको मनाया जाता है। विश्व में लघु संसद भी इसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशनल महासभा को। और बात करें इसके हेड कौन होते हैं? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ये यूएन महासभा के हेड होते हैं अब्दुल्ला शाहिद, मालदीव के विदेश मंत्री। और इसमें कितने देश शामिल हैं दोस्तों? यूएन महासभा में 193 देश शामिल हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 सितंबर। याद रखिएगा, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए, इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। चलिए, स्वतंत्र एवं समानता वोट डालने का अधिकार भी होना चाहिए, यह इसी अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस में कहा गया है। और बात करें इसकी थीम क्या होगी? लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व। इस बार की जो थीम है, लोकतंत्र में मीडिया का महत्व, यह इसकी इस बार की थीम है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट है, कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? 16 दिसंबर 1946 में, जो कि नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया प्रस्तावना को। याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को ये राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया दोस्तों। और बात करें इस बार की जो हर घर तिरंगा थीम थी, वो कब हुआ था? 13 से 15 अगस्त 2022। अभी जो हाल ही में हर घर तिरंगा योजना चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो वह 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा योजना चलाई गई थी। अगली पॉइंट है, वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में इसका संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन, जिससे कि वोट डालने की उम्र को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए, अगला पॉइंट दोस्तों, अगला पॉइंट है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? 29 अगस्त को हुआ था। और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिसमें कि 7 देश इसमें सम्मिलित थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ लाइक करते जाइए जो सेशन आपको अच्छा लगता है। चलिए, हाल ही में किसने ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रीन फिंस हब, ये क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में है। याद रखिएगा, नैरोबी, केन्या में है, जो कि UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा ये 5 जून 1972 में इसको स्टार्ट किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? नैरोबी, जो कि केन्या में है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया गया। चलिए, हाल ही में लॉन्च किया गया दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? यह 5 जून 1974 को पहला पर्यावरण, इसका मुख्य उद्देश्य था
जो कि तैराक होती है, तैराक सीखने के लिए। और इसका थीम क्या है पर्यावरण का? वन ओनली वन अर्थ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो थीम है वन ओनली अर्थ है। चलिए बात करें इसके कौन कौन सहायक होंगे। यूएनईपी और रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन जो कि यूके में है, ये इसमें सहायक होंगे। चलिए इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोप एक संगठन है, बैठक है जो पहली कोप 1 कब हुई? 1995 जो कि बर्लिन में हुआ, याद रखिएगा। और कोप 26 से भी पूछ लेता है जो कि ग्लासगो में हुआ है। कोप 27 जो कि इजिप्ट मिस्र में हुआ है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब होता है दोस्तों? 16 सितंबर 1987 में, जो कि ओजोन संरक्षण दिवस उसी दिन मनाया जाता है 16 सितंबर को, उसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और जिसमें ये कनाडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था। चलिए अगला बात करते हैं रेड डाटा बुक। ये कौन जारी करता है? क्योंकि IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, ये इसके द्वारा क्या होता है? जारी किया जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। इसका लक्ष्य कितना रखा गया? और 2015 से 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, जिसमें विकास के बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य लक्ष्य था। और अगला पॉइंट पेरिस समझौता, ये कब होता है? COP 21 में, जो कि तापमान कंट्रोल का इसका मुख्य उद्देश्य था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पेरिस समझौता इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा होता है। इंडिया और फ्रांस दोनों के मध्य होता है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और 101वां मेंबर कौन सा है? USA। 102वां मेंबर कौन सा है? एंटीगुआ और बारबाडोस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का ये मेंबर है 102वां। चलिए नेक्स्ट पॉइंट CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1951 में, 1951 में होती है। जिसका उद्देश्य क्या होता है? आपदारोधी संरचना, जो कि ड्रग्स जो कि आपदाओं को उनको रोक करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत की पहली सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई दोस्तों? ऑप्शंस क्या दिए हैं? तेलंगाना, केरल, ओडिशा, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? सेमीकंडक्टर ये चालक और कुचालक के बीच ऐसा चालक होता है जिसे अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसके उदाहरण देख लेते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के उदाहरण होते हैं, जो कि किसके यूज में आते हैं? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक चिप में, जो कि हर एक प्रकार की होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में, ये चिप का इसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का, याद रखिएगा, अर्धचालक का। चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल है। वेदांता ग्रुप और फ्रांसकॉन मिलकर ये क्या करेंगे? स्थापना इसकी करते हैं। वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन मिलकर ये इसकी क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फैक्ट्री को स्थापित करते हैं, याद रखिएगा। पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री भारत की, जो कि यहाँ की है फॉक्सकॉन, ये कहाँ की है? ताइवान की कंपनी है, याद रखिएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह गुजरात में स्थापित किया जाता है, याद रखिएगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री गुजरात में इसको स्थापित किया जाता है। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? लोथल गुजरात में है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय की स्थापना भी गुजरात में ही है। चलिए अगला धौलावीरा, ये कहाँ पर है दोस्तों? यह गुजरात में है और इसकी 40वीं विश्व धरोहर है, याद रखिएगा, जो कि गुजरात में है। चलिए दांडी यात्रा यह कब होती है दोस्तों? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। नमक कर विरोध के लिए यह दांडी यात्रा चलाई जाती है। और इसी दिन 12 मार्च को ही अमृत महोत्सव स्टार्ट होता है 2022 में, याद रखिएगा। चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम ये कहाँ पर है? राखीगढ़ी, हरियाणा में, याद रखिएगा।
हरियाणा संपदा का सबसे बड़ा म्यूजियम। चलिए, 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? गुजरात में। याद रखिएगा, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हो रहा है। चलिए, अटल सेतु। अटल सेतु क्या है दोस्तों? अटल सेतु ये जो साबरमती में एक पुल बना है वह पतंग आकृति का होता है, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है आपसे। काकरापार ये क्या है? परमाणु संयंत्र होता है, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, काकरापार जो कि परमाणु संयंत्र है। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ पर दोस्तों? नर्मदा नदी में है, जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा। चलिए, स्टील स्लैग रोड ये क्या होता है? स्टील के बचे हुए पदार्थों से जो बनता है उससे रोड बनाई जाती है, जो सूरत में बनाई गई है। और बात करें सबसे पहली बुलेट स्टेशन कहाँ पर है? सूरत में। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सबसे ऊंचा रेलवे कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? जो कि चेनाब नदी में बन रहा है। याद रखिएगा, ये भी आने वाला करंट में क्वेश्चन है। चलिए, चौथा क्वेश्चन, प्लीज़ लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, और हाँ, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन, 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP का शुभारंभ किया है? याद रखिए। चलिए, और इसका सही ऑप्शंस क्या दिए हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, इसके बाद कर लेते हैं घोषणा। इसकी घोषणा किस बजट में की गई? 2022 के बजट में की गई, जो कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये किया गया। बात करें और इसकी स्टार्ट कब किया गया? 17 सितंबर 2022 को। याद रखिएगा, 17 सितंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया, लॉजिस्टिक नीति का राष्ट्रीय। और कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कहाँ पर किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य बात करें, परिवहन में मॉल ढुलाई और लागत 10% कम करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया दोस्तों। और किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय, इनके द्वारा यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये शुभारंभ किया गया 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर को ही नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। याद रखिएगा। चलिए, इनसे कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सफल नामांकन अनुपात 100% का लक्ष्य कब तक रखा गया दोस्तों? 2030। याद रखिएगा, 2030 में इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपात 100% लक्ष्य 2030 तक रखा गया। चलिए, और इसकी समिति कौन सी? कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा, कस्तूरी रंगन इसकी समिति है। अगला पॉइंट, पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यह किसके द्वारा होती है? रेलवे के द्वारा किया जाता है, जिसमें कवच और वंदे भारत 400 ट्रेनें, और इसका बजट कितना? 2000 किलोमीटर इसका चलाना। टक्कर रोधी कवच इसका गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्देश्य है, जो कि रेलवे के द्वारा चलाया जाता है। चलिए, अगला पॉइंट, हरियाली महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? दिल्ली में मनाया जाता है। याद रखिएगा, हरियाली महोत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में 8 चीतों को भारत में कहाँ पर लाया गया? याद रखिएगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में लाया गया है। कहाँ से लाया गया दोस्तों? नामीबिया से। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नामीबिया से लाया गया। और बात करें चीते कब लुप्त हो गए थे? 1952 में। याद रखिएगा, जो कि भारत में चीते 1952 में लुप्त हो गए थे, इसलिए इनको ही 8 चीतों को नामीबिया से लाया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। बात करें दिल्ली की राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी भारत की कब बनी? 1911 में इसकी घोषणा की गई, और 1912 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके पहले कौन थी? कोलकाता को 1912 में ट्रांसफ़र कर दिया गया, दिल्ली राजधानी बना ली गई। चलिए, और दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? विनय कुमार। याद रखिएगा, दिल्ली के नए उपराज्यपाल हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? दिव्या मारदेना,
फाल्गुनी नायर, डॉक्टर स्वाति पीरामल, ममता बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिए आप। चलिए बात कर लेते हैं डॉक्टर स्वाति पीरामल। ये कौन है, वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं, याद रखिएगा, वैज्ञानिक हैं और उद्योगपति भी हैं। तो इन्हीं के द्वारा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे इनको सम्मानित किया गया। किनको, डॉक्टर स्वाति पीरामल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, डॉक्टर स्वाति पीरामल को इसकी उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि वैज्ञानिक और उद्योगपति हैं। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कौन है ये। बात करें और किसको दिया गया, कांग्रेस नेता जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, 2022 में इनको दिया गया शशि थरूर। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपसे। चलिए और किनको दिया गया, जो कि भारत रत्न सम्मानित हैं, लता मंगेशकर, इनको भी दिया गया सम्मान यही नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्चतम नागरिक पुरस्कार होता है। और भारत रत्न लता मंगेशकर जी को तो कब दिया गया, 2001 में। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है आपसे। चलिए अगला पॉइंट, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। रामानुजन अवार्ड, रामानुजन अवार्ड ये किस में दिया जाता है दोस्तों, यह गणित का बहुत ही सर्वोत्तम पुरस्कार होता है। गणित में ये पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि रामानुजन गणितज्ञ, महान गणितज्ञ थे, उन्हीं के नाम पर यह दिया जाता है। और किसको दिया गया, नीना गुप्ता, इनको गणित का अवार्ड दिया गया, रामानुजन अवार्ड। चलिए अगले पॉइंट है वोल्ट्जमान पदक, यह किस में दिया गया, दीपक धर को दिया गया। याद रखिएगा, दीपक धर को यह वोल्ट्जमान पदक दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, यह यूपी को दिया गया और राजस्थान को दिया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार पहले यूपी को दिया गया, फिर राजस्थान को दिया गया। और बात करें जल दिवस की, तो जल दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। इसका थीम आप कमेंट कब के दीजिए, इसका थीम क्या रखेगा। और हर घर जल यह कब स्टार्ट किया गया, 2022। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, 2023 तक। याद रखिएगा। चलिए 2024 तक, याद रखिएगा, 2024 तक इसका लक्ष्य रहेगा कि हर गांव में, पूरे घर में जल पहुंचाने का इसका लक्ष्य रखा गया। चलिए अगला पॉइंट, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, जो कि किसके दिया गया, जो कि महान गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, इनको दिया गया वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर। चलिए अगला पॉइंट, टोक्यो में हॉकी टीम ने पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो में हमारे भारत देश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। चलिए अगला पॉइंट, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर है, किसे दिए गए दोस्तों, स्मृति मंधाना। याद रखिएगा, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को दिया गया। चलिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये किसे दिया गया दोस्तों, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और CSIR के 1942 में इसको स्टार्ट किया गया। और इसके हेड कौन होते हैं, PM होते हैं, याद रखिएगा। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट, विधान चंद्र रॉय अवार्ड, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, विधान चंद्र रॉय अवार्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, यह 1730 में दिया गया, जो कि खेजडली जो कि जोधपुर में दिया गया। इसको वृक्ष बचाने का इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो कि पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार इसमें दिया जाता है, जो कि पर्यावरण संरक्षण करते हैं उसके लिए स्मृति देवी विश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। तो ऑप्शन क्या है, गोवा, लद्दाख, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं स्वच्छ सुजल प्रदेश योजना पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए, यह इसका स्वच्छ सुजल प्रदेश का मुख्य उद्देश्य है। और बात करें पहला, भारत का पहला कौन सा है, अंडमान निकोबार देश, कौन सा प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। 17 सितंबर को स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और बात करें यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, D नंबर। बात करें यहाँ के मंत्री कौन है, जल मंत्री कौन है, गजेंद्र शेखावत,
भारत के जल मंत्री गजेंद्र शेखावत हैं। और उपराज्यपाल यहाँ के DK जोशी, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल DK जोशी। चलिए इनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि बैरन द्वीप है, वहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, माउंट हैरियट, ये जो कि नेशनल पार्क है, वो उसका नया नाम क्या हो गया है? माउंट मणिपुर। याद रखिएगा, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क माउंट हैरियट का नया नाम है। चलिए अगला पॉइंट, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो कि माउंट बैडन है, जो कि नेशनल पार्क है, माउंट बैडन नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। चलिए महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। काला पानी का जेल, सेलुलर जेल इसे भी कहते हैं, इनको दिया गया, वीर सावरकर को दिया गया काला पानी का जेल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रास द्वीप का नया नाम क्या है? बांस द्वीप, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, जारवा सेटलीप जनजाति पाई जाती, कहाँ पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि काफ़ी कुछ ही जनजातियाँ बची हुई हैं, जारवा। चलिए अगला पॉइंट, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सुदूरतम, जो कि दूसरा नाम इसका क्या है? पिगमेलियन पॉइंट है, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का इंदिरा पॉइंट है। चलिए अगला पॉइंट, इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। बुरहानपुर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, यहाँ पर पहला हर घर जल ये पहला जिला इसे मनाया गया है। चलिए अगला पॉइंट, गोवा में क्या हुआ? पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बनाया गया है इसे भी, और जिला कौन सा? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश का हर घर जिला, हर घर जल। चलिए अगला पॉइंट, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, और इसे हर घर जल का यूनियन टेरेटरी जो कि प्रमाणित कर दिया गया है, इसको कब प्रमाणित किया गया? हर घर जल, जो कि राज्य कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश, इसे हर घर जल प्रमाणित कर दिया गया। चलिए स्वच्छ भारत मिशन, इसे कब स्टार्ट किया गया दोस्तों? अगला पॉइंट है 2 अक्टूबर 2014 से इसको स्टार्ट किया गया स्वच्छ भारत मिशन, और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे चलाया गया। चलिए अगला पॉइंट, हर घर जल का लक्ष्य कब रखा गया? 2024, अभी हाल पिछले मैंने बताया, हर घर जल का लक्ष्य 2024 तक रखा गया। जल जीवन मिशन यह कब स्टार्ट किया गया? 15 अगस्त 2019 को, याद रखिएगा, जल जीवन मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी, कौन सी होगी? ऑप्शन जयपुर, इंदौर, मुंबई, चंडीगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं डिजिटल एड्रेस सिटी, ये भारत का पहला होगा एड्रेस सिटी, जिसमें कि क्या होगा कि जो कि डिलीवरी बॉय हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि कोई भी खाना है, पार्सल है, उनको पहुंचाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें इन्होंने ऐप लॉन्च किया है इंदौर मध्य प्रदेश ने, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश ने पहले देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी लॉन्च की है, जो कि कहाँ पर? इंदौर में, याद रखिएगा। और डिलीवरी बॉय उनके लिए, कुरियर जो देने आते हैं उनके लिए यह लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जिससे आसानी से आपको तुरंत वो सामान आपका उपलब्ध हो सके। चलिए और बात करते हैं इससे महत्वपूर्ण बातें। ओंकारेश्वर बांध ये कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, जो कि नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध बना हुआ है। धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी में है, याद रखिएगा। और बात करें अमरकंटक से, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, याद रखिएगा। चलिए अगला है खांडवा, खांडवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जिसमें बायो हाइड्रोजन गैस, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में इसे बनाया गया है स्थान। चलिए बायो CNG संयंत्र ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश इंदौर में है, याद रखिएगा। सतपुड़ा की सबसे छोटी ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की
धूपगढ़, याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। बाल बजट ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? बाल बजट मध्य प्रदेश में बाल बजट योजना चलाई गई है। टाइगर स्टेट इसे किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को, याद रखिएगा, सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। चलिए, वन क्षेत्र का पहला प्रदेश कौन सा है? पहला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल, वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसमें है? मध्य प्रदेश में है। और अंतिम किसे मनाया गया? हरियाणा को मनाया गया। पहला है मध्य प्रदेश हो जाएगा। और परसेंटेज के हिसाब से पहला कौन है? मिजोरम। और अंतिम हरियाणा है वन क्षेत्र में। और बात करें वृद्धि के हिसाब से आंध्र प्रदेश है। चलिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, खजुराहो के मंदिर, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जो कि चंदेल शासक के द्वारा बनाए गए। और इसमें क्या थी? शैली पंचायतन था, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने 7वें पूर्वी आर्थिक मंच EEF की मेजबानी की? तो ऑप्शंस क्या है? रूस, चीन, भारत, जापान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए बात करते हैं 7वें पूर्वी आर्थिक मंच। इसमें क्या होता है? इसकी मेजबानी कौन करेगा? ईस्टर्न कंट्री होती है, पूर्वी देश जो होते हैं, 7 देश हैं। 7वीं जो इस पर आर्थिक मंच की मेजबानी होगी, 7वीं बार होगी। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? रूस, व्लादिवोस्टोक। कहाँ पर? व्लादिवोस्टोक, रूस करेगा। चलिए बात करते हैं कब स्थापना हुई इसकी? 2015 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आधारभूत संरचना और निवेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहाँ पर स्टार्ट किया गया दोस्तों? रूस में, याद रखिए, रूस के व्लादिवोस्टोक में, याद रखिएगा, वहाँ पर। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं जो कि करंट अफेयर में आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, वो भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? चाइना में हुआ, जो कि 14वां है। और 13वां जो हो चुका है वो इंडिया में हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन। चलिए, SCO संघाई संगठन ये 2022 में कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में हुआ, जो कि समरकंद के अंदर, और इसकी यही अध्यक्षता करेगा। चलिए, और बिम्स्टेक 2022 जो कि कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और G7 कहाँ पर हुआ? जर्मनी में हुआ। G20 2022 जो कि इंडोनेशिया में हुआ। और 2023 में कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा G20। चलिए अगला पॉइंट, GST काउंसिल की बैठक कहाँ पर हुई दोस्तों? चंडीगढ़ में हुई, याद रखिएगा, GST काउंसिल की बैठक हुई। और इसके हेड कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। और बात करें क्वेड ये कहाँ पर हुआ? क्वेड का बैठक कहाँ पर हुआ? टोक्यो में, जापान में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है दोस्तों? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, UNDP इंडिया और ऑक्सफैम इंडिया। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें कि महिलाओं को इसका भेदभाव किया जाता है, वेतन उनको कम दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। यही इसका मुख्य उद्देश्य था, इसके कार्यस्थल का मुख्य उद्देश्य था, जो कि भेदभाव को कम करने के लिए, जिसके सभी को समानता मिल सके, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, इसके लिए यह किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा यह डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 के द्वारा जारी किया गया है। और इसका कारण क्या था? पूर्वाग्रह, जो कि पहले से माइंडसेट बनता चला आ रहा है कि उनको भेदभाव, महिलाओं को कमज़ोर समझा जाए, वही उससे संबंधित। चलिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें। सती प्रथा बैन कब किया गया दोस्तों? 1829 में, जो कि राजा राम मोहन द्वारा प्रयासों के द्वारा। और किसने बैन किया? विलियम बेंटिक ने इनको, ये सती प्रथा को बंद किया है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है दास प्रथा बैन। दास प्रथा को बैन किसने किया? एलिन बरो ने दास प्रथा को बैन किया है। और आर्टिकल 17 की बात करें, इसमें क्या होता है? छुआछूत और अस्पृश्यता आर्टिकल 17 के अंदर होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक ये किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा चला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, यह ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट चलाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, HDI
ये क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जो कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा इसको चलाया जाता है, और इसकी रैंक कितनी है, 132वीं रैंक है। चलिए अगला पॉइंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत कितनी रैंक है, इसमें 136वीं रैंक है। विश्व शांति सूचकांक में कितनी रैंक है हमारी, 135वीं रैंक है। भुखमरी सूचकांक में 101वीं रैंक है, और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 में 180वीं रैंक है, सबसे लास्ट में रैंक है हमारे देश की। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022 से 23 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? इसका ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों, हैदराबाद, समरकंद, बीजिंग, वाराणसी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात करते हैं SCO, संघाई सहयोग संगठन, इसके द्वारा यह क्या किया गया, चलाया गया, यह सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया, और किस शहर को किया गया, और इसकी स्थापना पहले देख लेते हैं संघाई की 1996 में, और सबसे पहले इसका नाम क्या था, संघाई 5 था, जो कि 2001 में SCO इसको रख दिया गया, इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। बात करें इसकी बैठक कहाँ पर हुई, सहयोग संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए बैठक हुई, कहाँ पर हुई, 2022 में समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में हुई। बात करें इसमें कितने देश शामिल हैं, 9 देश शामिल हैं, और नवीनतम देश जो है ईरान है, याद रखिएगा, नवीनतम देश पूछ सकता है आपसे। और 2023 में इंडिया में बैठक होगी इसकी, याद रखिएगा। पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाई गई, वाराणसी, वहाँ इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई SCO के द्वारा, जो कि 16 सितंबर को वर्ष 2022 से 23 के लिए संघाई संगठन की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी नामित कर दिया गया, जो कि इंडिया में 2023 में होगा। तो किसको किया गया, वाराणसी, इस राजधानी को नामित कर दिया गया, जो कि SCO को बैठक होगी वाराणसी में होगी। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। चलिए, सांस्कृतिक कॉलेज स्थापना जोनाथन डंकन ने की, किसने की, संस्कृत कॉलेज स्थापना जोनाथन डंकन ने की। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने की, याद रखिएगा, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। BHQ की स्थापना की नहीं, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख मुख्यालय और उनके सदस्य देख लेते हैं दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, जो कि हाल में अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं। एंड नाटो की स्थापना कब हुई, 1949, याद रखिएगा, 1949 में इसकी स्थापना हुई, और इसमें कितने देश शामिल है, 30 देश शामिल है, जो कि इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा, नाटो की। चलिए EU में कितने देश हैं, 27 देश हैं, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। एशियान की स्थापना 1967 में हुई, और इसमें 10 देश शामिल हैं, जो कि जकार्ता में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। सार्क की स्थापना कब हुई, 1987 में हुई, और इसमें देश कितने शामिल, 8 देश, और काठमांडू में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। IMF की स्थापना कब हुई, 1944 में की गई, लेकिन इसका स्टार्ट कब किया गया, 1945 में इसकी स्टार्ट की गई, जो कि वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है, और इसमें कितने देश हैं, 190 देश शामिल हैं। राष्ट्रीय मुद्रा केस होता है ये, मुद्रा कोष, IMF। चलिए WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी और 1995 में इसकी स्थापना होती है, जो कि इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है, और इसमें देश कितने शामिल हैं विश्व व्यापार संगठन में, WTO में 164 देश, याद रखिएगा, और इस नाम नागोजी ओमकाजा इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट दोस्तों, यूएनओ ये 24 अक्टूबर 1945 में इसका स्थापना होती है, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, और इसमें देश कितने शामिल दोस्तों, 193 देश शामिल हैं।
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।